हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल सपने माँ बापू के। आज हम लोग देखते हैं बीएड थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पूछ रहा है कि शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे, उत्तर डालेंगे हम लोग कॉपी में। इसके बाद लिखेंगे कि शैक्षिक प्रबंधन के सिद्धांत। फिर शुरुआत करते हैं लिखने की। हम लोग स्टार्ट करेंगे। विद्यालय को अपने दायित्व पूरा करने के लिए कुशल शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। विद्यालय को अपने दायित्व पूरा करने के लिए कुशल शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता होती है। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला देखेंगे, प्रबंधन उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का सिद्धांत। ये हेडिंग हम लोग डालेंगे, उद्देश्यपूर्ण क्रियाओं का सिद्धांत। अब देखते हैं इसमें क्या लिखना है हम लोगों को। विद्यालय के पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि विद्यालय में होने वाली समस्त गतिविधियां उद्देश्यपूर्ण हों, समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य निर्धारित किए जाएं। मतलब कि जो भी हम लोग उद्देश्य बनाएंगे वो समाज को देखकर या समाज को ध्यान में रखकर उद्देश्य बनाएंगे तथा उसकी प्राप्ति के लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे अब हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं, सहयोग का सिद्धांत। क्या होगा? सहयोग का सिद्धांत। सहयोग के सिद्धांत पे हम लोग क्या लिखना है? मात्र आपको इतनी लिखनी है, 6 लाइनें बस। देखते हैं सहयोग का सिद्धांत। तो शैक्षिक प्रबंधन संस्था को विभिन्न गतिविधियों में समन्वय बनाए रखने के लिए आवश्यक है। पूछ रहा है कि सहयोग का सिद्धांत क्यों आवश्यक है। तो सहयोग का सिद्धांत शैक्षिक प्रबंधन संस्था को विभिन्न गतिविधियों में समन्वय बनाए रखने के लिए आवश्यक है। प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकों के मध्य, शिक्षकों तथा छात्रों के मध्य और शिक्षकों के मध्य आपस में सहयोग बनाए रखना संस्था में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। मतलब कि सहयोग सभी का आपस में मिलजुल के रहना है। प्रधानाचार्य को शिक्षकों से, शिक्षक को छात्रों से और आपस में शिक्षक भी एक दूसरे से सहयोग बना के रहें। तो हम लोग तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं बच्चों। 1 मिनट रुकना, अगला पेज बदलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सहभागिता का सिद्धांत। कौन सा है? सहभागिता का सिद्धांत। ये हम लोग तीसरा पॉइंट, इसमें भी मात्र 6 या 5 लाइन लिखेंगे हम लोग लॉन्ग के लिए बस, क्योंकि 24 पेज की बच्चों कॉपी आ रही है तो हम लोगों को कम से कम लिखना है, लेकिन सेलेक्टेड मटेरियल लिखना है। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या लिखा है। सहभागिता का सिद्धांत। अच्छे कार्यों के निष्पादन के लिए संस्था की समस्त मानव संसाधनों की पूर्ण सहभागिता आवश्यक है और शैक्षिक प्रबंधन द्वारा सभी विद्यालय गतिविधियों में अध्यापकों, छात्रों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों की सहभागिता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा? अब हम लोग देखते हैं चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है उद्देश्य परक नियोजन का सिद्धांत। कौन सा चौथा पॉइंट बनेगा? बस आपको ये हेडिंग ही याद रखना है। सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग जो हमने लिखी है, हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो आपको भी हेडिंग को ही बहुत ध्यान रखनी है। हेडिंग क्या बनेगी चौथे नंबर की? उद्देश्य परक नियोजन का सिद्धांत। तो इसमें क्या है? संस्था के उद्देश्यों को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। संस्था के जो उद्देश्य हैं उसको बहुत ही सरलता से प्राप्त किया जा सकता है यदि योजनाएं व्यावहारिक तथा उद्देश्यों को दृष्टिगत रखकर बनाई जाएं तथा शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्यों को प्राथमिकता के आधार पर व्यावहारिक, लघु तथा दीर्घ शैक्षिक योजनाएं तैयार की जाएं। मतलब कि हम लोग जो भी उद्देश्य बनाएं उसको योजनाओं के आधार पर ही बनाएं। तो अगला पॉइंट ये हो गया क्लियर, 4 नंबर। अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर पे क्या लिखते हैं। 5 नंबर हम लोग पॉइंट डालेंगे निरंतर विकास का सिद्धांत। कौन सा? निरंतर विकास का सिद्धांत। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है कि प्रबंधन निरंतर विकास के सिद्धांत पर आधारित है। तो पूछा जाए प्रबंधन किस पर आधारित है? प्रबंधन निरंतर विकास के सिद्धांत पर आधारित है और प्रबंधक अपनी संस्था के उद्देश्यों, संसाधनों, कर्मियों तथा अच्छाइयों को समझता है तथा
परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं में संशोधन करता है, अपने सहयोगियों को निर्देशित करता है। ये सब कौन करता है? ये सब प्रबंधक करता है। कौन करता है? प्रबंधक करता है। तथा समाज की मांगों के अनुसार पाठ्यक्रम तथा शैक्षिक गतिविधियों में परिवर्तन करता है। परिवर्तन करता है। इसमें हम लोगों को समाज का बहुत ध्यान रखना है। अगर हम लोग कोई भी प्रबंधन या कोई भी परामर्श दे रहे हैं तो वो समाज की दृष्टिकोण से बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए। अगला प्रश्न, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 6 नंबर। इसमें है संसाधनों के समुचित उपयोग का सिद्धांत। संसाधनों के समुचित उपयोग का सिद्धांत। तो इसमें लिखा है संस्थागत उद्देश्यों की पूर्ति संस्था के संसाधनों के उपयोग पर निर्भर करती है। मतलब कि संस्थागत उद्देश्यों की पूर्ति संस्था के संसाधनों के उपयोग पर निर्भर करती है। और कुशल शैक्षिक प्रबंधन द्वारा विद्यालय के विभिन्न कार्यों में संसाधनों का उचित वितरण तथा आवश्यकतानुसार उपयुक्त स्थान पर संसाधनों के उचित प्रयोग को सुनिश्चित किया जाए। अब हम लोग लास्ट पॉइंट लिखेंगे 7 नंबर, जिसमें हम लोग डालेंगे हेडिंग न्यायपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। तो न्यायपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत में क्या लिखेंगे हम लोग? इसमें लिखेंगे कि कुशल शैक्षिक प्रबंधन के लिए, प्रबंधन होगा यहाँ पे, गलत लिखा है, प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि प्रबंधक का अपने सभी सहयोगियों के साथ यथोचित व्यवहार हो। मतलब कि प्रबंधक का जो व्यवहार हो वो बिल्कुल यथोचित हो सभी के साथ, चाहे वो अध्यापक हो या कोई कर्मचारी भी हो सकता है या कोई छात्र भी हो सकता है। फिर इसके बाद सभी सहयोगियों के लिए एक प्रकार के नियम, पुरस्कार व दंड के लिए एक ही प्रकार के मानक हों। मतलब कि किसी भी के साथ प्रधानाचार्य या प्रबंधक भेदभाव ना करे, सभी के साथ समान व्यवहार रखा जाए। तो ये हो जाएगा न्यायपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत। तो ये एक प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर, ये 7 नंबर था, 8 नंबर प्रश्न देखने से पहले हम आपको एक बात बताएं बच्चों, कि आप इस प्रश्नों को रटने का प्रयास ना करें या ना रटने पर प्रेशर दें कि हमें रटना है। रटना नहीं, आपको बस ध्यान से देखते जाना है और ध्यान से सुनना है। आपको सब याद हो जाएगा, बस समझना है। हम लोग शुरुआत करते हैं 8 नंबर प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न है शिक्षा प्रबंध के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। तो पूछ रहा है शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र, शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र। तो यहाँ पे हम लोग ये अगर एक हेडिंग लिख देंगे जो हेनरी फेयोल ने दी, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। तो हम लोग जैसे लिखेंगे हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है। क्या है? प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध या जनकल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। तो पूछ रहा है कि जो प्रबंधन होता है एक सार्वभौमिक विज्ञान है। प्रबंधन एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो सभी क्षेत्रों में, चाहे वाणिज्य हो, चाहे उद्योग हो, या राजनीति हो, या धर्म हो, या युद्ध हो, या जनकल्याण हो, सभी पर समान रूप से लागू होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के मुख्यतः 9 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? शैक्षिक निर्देशन के मुख्यतः कितने क्षेत्र हैं? 9 क्षेत्र हैं। तो पहला क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका? उत्पादक प्रबंधन। कौन सा हम लोग लिखेंगे? उत्पादक प्रबंधन। आप लोगों को बस यही हेडिंग ही याद रखनी बहुत अच्छे से, उत्पादक प्रबंधन। तो उत्पादक प्रबंधन में हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तम शैक्षिक उपलब्धि को ध्यान में रखकर, उत्तम शैक्षिक उपलब्धि को ध्यान में रखकर इस प्रबंधन का निर्माण किया गया है जो शिक्षा के स्तर को उच्च बनाता है। ठीक है। अब अगला हम लोग देखते हैं प्रबंधन कौन सा होगा। अगला प्रबंधन होगा वित्तीय। वित्तीय प्रबंधन क्या कहता है? दूसरी हेडिंग डालेंगे वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन में लिखेंगे वित्तीय प्रबंधन शिक्षा संस्थाओं के संचालन के लिए किया जाता है। अगर मान लो हम लोग किसी को सैलरी नहीं देंगे या वित्त नहीं होगा तो कहाँ से खर्चे चलेंगे? कॉलेज के, स्कूल के, जो भी है, सैलरी है और भी कर्मचारियों की भी सैलरी है। तो मतलब वित्तीय प्रबंधन स्कूल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब अगला हम लोग देखते हैं विकास प्रबंधन। क्या हो जाएगा? विकास प्रबंधन। तो विकास प्रबंधन में क्या दिया है? विकास प्रबंधन। विकास प्रबंधन की व्यवस्था विद्यालयों की उन्नति के, विकास प्रबंधन की व्यवस्था विद्यालयों की उन्नति के की जाती है। तो
अगला देखते हैं 4 नंबर हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे वितरण प्रबंधन। कौन सा? वितरण प्रबंधन। वितरण प्रबंधन क्या है? वितरण प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित संसाधनों का वितरण किया जाता है। तो वितरण प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित संसाधनों का वितरण किया जाता है। अब अगला देखते हैं हम लोग पॉइंट क्रय प्रबंधन। क्रय प्रबंधन क्या होता है? क्रय प्रबंधन में हम लोग देखते हैं 5 नंबर हेडिंग डालेंगे क्रय प्रबंधन। तो विद्यालय में सामान्य क्रम करने का प्रबंध किया जाए। विद्यालय में सामान्य क्रम करने का प्रबंध किया जाए, तो ये हो जाएगा क्रय प्रबंधन। फिर अगला देखते हैं हम लोग 6 नंबर, इसके टोटल 9 प्रकार थे, तो 6 नंबर पर देखते हैं परिवहन प्रबंधन। क्या पूछा है? परिवहन प्रबंधन क्या होता है? तो परिवहन प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय में विद्यार्थियों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों तथा सामान को लाने व ले जाने की व्यवस्था की जाती है। मतलब की आती है इसमें। मान लो परिवहन होगा तो इसमें विद्यालय के कर्मचारी, विद्यार्थी व और भी जो रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान है वो सब किससे आएगा? परिवहन से। तो इसलिए कॉलेज या स्कूल में परिवहन प्रबंधन होना बहुत अति आवश्यक है। अगला हम लोग देखते हैं 7 नंबर पॉइंट क्या है? संस्थापन प्रबंधन। क्या पूछा है? संस्थापन प्रबंधन। तो संस्थापन प्रबंधन में क्या हो जाएगा? इसमें संस्था के भवन, उपकरण व अन्य साधनों का प्रबंध किया जाए। क्या किया जाए इसमें? संस्थापन प्रबंधन में इसमें संस्था के भवन, उपकरण व अन्य साधनों का प्रबंधन किया जाता है। अगला पॉइंट डालेंगे हम लोग 8 नंबर, इसमें लिखेंगे सेवा वर्गीय प्रबंधन। कौन सा? सेवा वर्गीय प्रबंधन। इसमें देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। सेवा वर्गीय प्रबंधन में अध्यापक, कर्मचारी आदि की व्यवस्था, उसके पदभार व उसकी भूमिका का निर्धारण किया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कर्मचारी है, अध्यापक है, तो उसका पदभार किससे निश्चित किया जाएगा? तो उसका जो पदभार है वो सेवा वर्गीय प्रबंधन के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। किसके अनुसार? सेवा वर्गीय प्रबंधन के अनुसार। आखिरी पॉइंट होगा 9 नंबर पॉइंट दिया है कार्यालय प्रबंधन। कौन सा दिया है? कार्यालय प्रबंधन। तो कार्यालय प्रबंधन में क्या है? प्रत्येक विद्यालय में एक कार्यालय की व्यवस्था की जाती है। प्रत्येक विद्यालय में आप लोगों ने देखा होगा कि सभी के विद्यालय में एक कार्यालय होता है। तो प्रत्येक विद्यालय में एक कार्यालय की व्यवस्था की जाती है, जिसमें विद्यालय से संबंधित आलेखों की व्यवस्था की जाती है। उस कार्यालय में क्या होता है? उस कार्यालय में विद्यालय से संबंधित जितने क्रियाकलाप होते हैं वो सारे उस कार्यालय में होते हैं। इसलिए हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है किसकी? कार्यालय प्रबंधन की। कार्यालय प्रबंधन की। अगला पेज देखते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे बताएं कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर कोई कमी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुरुआत करते हैं 9 नंबर प्रश्न से। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। क्या बोल रहा है कि शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हम लोग लिखना शुरू करेंगे, पहले उत्तर डालेंगे, फिर उसके बाद लिखना शुरू करेंगे कि आधुनिक युग में मतलब मॉडर्न एज में शिक्षा में प्रबंधन का महत्व बढ़ता जा रहा है। आधुनिक युग में शिक्षा में प्रबंधन का महत्व बढ़ता जा रहा है। शिक्षा में प्रबंधन की आवश्यकता व महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर जाना जा सकता है। महत्वपूर्ण बिंदुओं के आधार पर जाना जा। पहली हेडिंग हम लोग डालेंगे बच्चों, कुशल मानव संस्थाओं की संपूर्ति। कुशल मानव संस्थाओं की संपूर्ति। तो इसमें हम लोग लिखेंगे शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत प्रत्येक कर्मचारी पूर्ण कुशलता से अपने कार्यों को करता है, क्योंकि उसे अपने कार्यों के प्रति जवाबदेही का सामना करना पड़ता है, जिससे उसे उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। मतलब कि जो भी अगर शिक्षा के क्षेत्र में कर्मचारी कार्य कर रहे हैं वो अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य करना चाहिए और करते भी हैं। तो क्योंकि उनको जवाबदेही देनी पड़ती है जो उनके ऊपर हेड होंगे या प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक। तो ये पॉइंट हो जाएगा कुशल मानव संस्थाओं की संपूर्ति। अब दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे शिक्षा की गुणात्मक उन्नति। क्या लिखेंगे? शिक्षा की गुणात्मक उन्नति। तो इसमें हम लोग लिखना शुरू करेंगे शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा की गुणात्मक उन्नति होती है। शिक्षा प्रबंधन के अंतर्गत शिक्षा की गुणात्मक उन्नति होती है, क्योंकि शिक्षक कक्षा
पाठ्यचर्या, अनुशासन व पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रभावपूर्ण प्रबंधन करता है। क्योंकि शिक्षक जो है कक्षा, पाठ्यचर्या, अनुशासन व पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रभावपूर्ण प्रबंधन करता है, जिससे छात्रों को ज्ञान ग्रहण करने में रुचि उत्पन्न होती है। वह समय समय पर नवीन तकनीकों का भी प्रयोग करता रहता है, तो ये सब हम लोग किस में लिखेंगे? ये लिखेंगे हम लोग शिक्षा की गुणात्मक उन्नति में, शिक्षा की गुणात्मक उन्नति में। अब हम लोग तीसरा पॉइंट इसमें डालेंगे। तीसरा पॉइंट हो जाएगा क्या? शैक्षिक समस्याओं का समाधान। शैक्षिक समस्याओं का समाधान क्या लिखेंगे? शैक्षिक समस्याओं के समाधान में हम लोग क्या लिखेंगे? शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे वैज्ञानिक तकनीकी प्रगति होती जा रही है, वैसे वैसे शिक्षा के क्षेत्र में अनेकों समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। मतलब कि जैसे जैसे वैज्ञानिक तकनीकी बढ़ रही है, वैसे वैसे शिक्षा के क्षेत्र में अनेक समस्याएं भी आ रही हैं। और समस्याएं भी आ रही हैं जैसे कि अपव्यय व अवरोधन, छात्र अशांति, भाई भतीजावाद आदि। इन समस्त समस्याओं का समाधान करने में शिक्षा प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शिक्षा प्रबंध महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी के साथ हम आपको एक बात बताना चाहें बच्चों कि जो अपने बीएड के पेपर हैं, बीएड 3rd सेमेस्टर के CSJMU यूनिवर्सिटी से जो लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को एक काम बहुत ज़रूरी करना है, वो है राइटिंग प्रैक्टिस। क्या है? राइटिंग प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी राइटिंग लिख के आएंगे आपको उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। राइटिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग अच्छी होगी तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो जब प्रभाव पड़ता है तो एग्जामिनर बहुत ध्यान से नहीं पढ़ते इतना कि इसमें क्या लिखा है, कंटेंट में क्या नहीं लिखा है। वो लोग राइटिंग देखते हैं ऊपर और चेक करते हैं, तो अच्छा नंबर मिलेगा। आप राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहें। और हेडिंग और सब हेडिंग जो होती हैं, मतलब एक तो हेडिंग हो गई, एक जो मेन हेडिंग हो गई, उसके बाद जो सब हेडिंग लिखी होती हैं, आप इस पर बहुत ध्यान दें। सब हेडिंग को भी लिखना है बिल्कुल ब्लैक पेन से अच्छे से। तो ये सब आप करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 4 से। पॉइंट नंबर 4 क्या है? अल्प साधनों में उन्नत परिणाम। अल्प साधनों में उन्नत परिणाम की प्रगति। तो इसमें हम लोग लिखेंगे शिक्षा प्रबंधन के द्वारा विद्यालय में उपलब्ध अल्प साधनों का उच्चतम व अनुकूलतम प्रयोग करके सर्वश्रेष्ठ परिणाम किए जा सकते हैं। मतलब कि शिक्षा प्रबंधन के द्वारा विद्यालय में उपलब्ध जो कम साधन हैं, विद्यालय में मान लो कम साधन हैं, उनका हम लोग उच्चतम व अनुकूलतम प्रयोग करके भी सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उनका अच्छे से अच्छे प्रयोग करें जिससे परिणाम जो सर्वश्रेष्ठ प्राप्त हो। तो फिर 5 पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे? 5 नंबर पे लिखेंगे आधुनिक तकनीकी का प्रयोग। मतलब कि शिक्षा प्रबंधन में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें लिखेंगे आधुनिक तकनीकी का प्रयोग में नवीन युग में शिक्षा के क्षेत्र में नवीन तकनीकियों का विकास हो गया है। अतः शिक्षा प्रबंधन के माध्यम से शैक्षिक संस्था में समय समय पर आवश्यकता अनुसार नवीन तकनीकियों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कम समय में सुखद परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब कि शिक्षा में आधुनिक तकनीकियों का भी प्रयोग करना चाहिए। मान लो पहले प्रोजेक्टर नहीं हुआ करते थे कि हम लोगों को अगर मान लो ब्रेन समझना है, जैसे कि बच्चों ब्रेन समझना है तो पहले प्रोजेक्टर नहीं होते थे। तो अध्यापक क्या करते, वो बोर्ड पे ही ब्रेन का अपना डायग्राम बनाते थे और बच्चों को समझाते थे। आज के ज़माने में क्या है, अगर मान लो ब्रेन समझाना है किसी को, अध्यापक को, तो इसके लिए प्रोजेक्टर आता है। प्रोजेक्टर पे आप ब्रेन को देख सकते हैं, उसकी कार्यविधि देख सकते हैं, फंक्शन भी देख सकते हैं, तो बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये होना चाहिए, मतलब कि शिक्षा में आधुनिक तकनीकियों का भी प्रयोग होना चाहिए। अब लोग हम लोग 6 पॉइंट देखते हैं। 6 नंबर पॉइंट क्या है? सामाजिक मांग की संपूर्ति। क्या है? सामाजिक मांग की संपूर्ति। तो इसमें क्या है? शिक्षा प्रबंधन में सामाजिक आवश्यकताओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। सहयोग, प्रेम, सहानुभूति की भावना को विकसित करके शिक्षार्थियों का विकास किया जाता है। मतलब कि शिक्षा प्रबंधन में सामाजिक आवश्यकताओं का विशेष ख्याल रखा जाता है। सहयोग, प्रेम,
सहानुभूति की भावना को विकसित करके शिक्षार्थियों का विकास किया जाए। मतलब कि जो बच्चों को पढ़ाया जाए वो सहयोग से पढ़ाया जाए, प्रेम से पढ़ाया जाए, और बच्चों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, अध्यापक की सहानुभूति होनी चाहिए। तो ये सामाजिक मांग की संपूर्ति में हम लोग ये लिखेंगे। अगला पॉइंट डालेंगे हम लोग 7 नंबर में क्या लिखेंगे? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। लिखेंगे शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति। तो इसमें क्या है? शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य संस्था के उद्देश्यों की शिक्षा प्रबंधन का प्रमुख कार्य संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति करना है। अतः उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में समस्याओं का पूर्वानुमान प्रबंधन के माध्यम से लगाए जाते हैं और इन पूर्वानुमानों के आधार पर ही नीतियों का निर्धारण किया जाता है। मतलब कि अतः उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में समस्याओं का पूर्वानुमान प्रबंधन के माध्यम से लगाया जाता है। पूछा जाए कि कोई समस्या का पूर्वानुमान कैसे आप लगा सकते हैं? जैसे कि आपका प्रबंधन अच्छा होगा कॉलेज का, तो आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि कोई समस्या आने वाली है, मान लो कुछ खत्म होने वाला है या कोई अध्यापक की कमी है। आपका प्रबंधन अच्छा होगा तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये समस्या आने वाली है, तो लगाए जाते हैं और इन पूर्वानुमानों के आधार पर ही नीतियों का निर्धारण किया जाता है। अगला देखते हैं 8 नंबर पॉइंट में क्या लिखेंगे? निर्देशन एवं परामर्श की पूर्ति। निर्देशन एवं परामर्श की पूर्ति। तो इसमें लिखेंगे आधुनिक समय में छात्रों को प्रत्येक क्षेत्र में निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कि जो मॉडर्न टाइम चल रहा है इसमें प्रत्येक छात्र को, चाहे छात्र कमज़ोर हो या होशियार, सभी को निर्देशन व परामर्श की आवश्यकता पड़ती है। अतः शिक्षा प्रबंधन निर्देशन व परामर्श की पूर्ण व्यवस्था करता है। अतः शिक्षा प्रबंधन निर्देशन व परामर्श की पूर्ण व्यवस्था करता है। 9 नंबर पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? व्यक्तिगत भिन्नता के अनुरूप शिक्षा की उपलब्धता। मतलब कि मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक छात्र की रुचियों, योग्यताओं व आवश्यकताओं में भिन्नता होती है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सभी को पता होगा कि कोई भी बालक किसी के समान नहीं है। कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है, किसी को किसी में रुचि है, किसी दूसरे को और किसी में रुचि है, और सबकी आवश्यकताएं अलग हैं। तो यही कहा है कि मनोवैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि प्रत्येक छात्र की रुचियां, योग्यताओं तथा आवश्यकताओं में भिन्नता होती है। अतः शिक्षा प्रबंधन छात्रों को उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करता है। तो इसके अनुसार मतलब कहें हम लोग तो बच्चों को अपनी भिन्नताओं के अनुरूप शिक्षा को दिया जाए, ना कि उसके ऊपर थोपा जाए कि आप ये करो वो करो। उसकी भिन्नता के अनुसार ही उसको पढ़ाया लिखाया जाए। लास्ट पॉइंट होगा साइड 10 नंबर, क्या लें? लोकतंत्र की सुदृढ़ता। लोकतंत्र की सुदृढ़ता, इसमें क्या लिखेंगे? शिक्षा मूलतः लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती है। शिक्षा मूलतः लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित होती है। अतः शिक्षा प्रबंधन में स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को महत्व दिया जाता है। इसे लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। लोकतंत्र मतलब अपना भारत एक क्या है? लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र का मतलब होता है सभी लोग मिलजुल के रहें, सभी लोग मिलजुल के रहें। तो इसमें सभी को स्वतंत्रता भी है, समानता भी सभी के साथ होनी चाहिए, और सभी के साथ भाईचारा भी होना चाहिए। और समाजवाद, समाजवाद मतलब ऐसा काम हो जिसमें समाज का भला हो, जिसमें समाज का भला हो। बच्चों को ऐसे गुण सिखाओ जिसमें समाज का भला हो। और धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए। किसी भी धर्म को बड़ा छोटा या ऊंचा नीचा नहीं मानना है। धर्मनिरपेक्षता, सभी धर्म बराबर हैं को महत्व दिया जाना चाहिए। सभी धर्मों को बराबर का महत्व दिया जाना चाहिए। इसमें हम लोग ये देखा हम लोग लोकतंत्र की सुदृढ़ता में। अब हमारे प्रश्न बच्चों ख़त्म होते हैं। अब हम आपको बता दें आपको कॉपी कैसे लिखनी है बीएड की, जिससे कि आपका पेपर भी ना छूटे और कॉपी भी अच्छी तरीके से भर जाए। तो आपको बताते चलें, इस बार जो बीएड 3rd सेमेस्टर में शॉर्ट आंसर शॉर्ट कितने आएंगे? शॉर्ट आ रहे हैं 9। कितने शॉर्ट आएंगे? 9। ये हो जाएंगे 5 नंबर के। कितने नंबर के? 5। तो 9 पना 45। 45 नंबर के तो क्या हो जाएंगे? शॉर्ट हो जाएंगे। इसके बाद लॉन्ग में 2 लॉन्ग करने हम लोगों को, सिर्फ 2। तो ऐसे अगर मान लो एक दिया होगा खंड, इसमें 4 प्रश्न दिए हैं, 4 प्रश्न दिए हैं, चारों में से कोई एक करना है आपको, चारों में से कोई एक करना है। ये लॉन्ग हो जाएगा। ये लॉन्ग होगा 15 नंबर का। कितने नंबर का? 15 नंबर का। इसके बाद फिर आएगा खंड गा नंबर। तो गा में भी क्या होगा? गा में भी 4 प्रश्न दिए होंगे,
4 प्रश्न दिए होंगे, 4 में से हम लोगों को जो आता हो आप वो करेंगे पूरा। ये कितने नंबर का होगा, ये भी आप कहेंगे 15 नंबर का होगा। कितने नंबर का, 15 नंबर का। तो क्या जोड़ के हमने बनाया, 45 + 15 + 15, तो क्या हो गया 15, 30, 45, तो टोटल कितने हो गए 75 नंबर। तो 75 नंबर का अपना पूरा पेपर हो गया। कितने नंबर का, 75 नंबर का पूरा पेपर हो गया। अब हम लोग ये देखें कि कॉपी कैसी लिखना है, किसको कितने में लिखना है, तो ये भी देख लेते हैं। कॉपी आ रही है हम लोगों की 24 पेज की। ये हम लोग इस वजह से कह सकते हैं कि अभी LLB सेकंड सेमेस्टर के जो पेपर हो रहे हैं, तो इन लोगों की कॉपी आ रही है 24 पेज की। कितने पेज की, 24 पेज की कॉपी आ रही है, तो अपन भी 24 पेज की आनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे शॉर्ट आंसर को। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत के जो 3 प्रश्न होंगे शॉर्ट, शुरुआत के 3 प्रश्न शॉर्ट होंगे, उनको हम लोग देंगे 2 पेज। कितने पेज, 2 पेज। तो ये हो जाएंगे 6 पेज में। कितने में हो जाएंगे, 6 पेज में। और इसके बाद फिर 4 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न को हम लोगों को लिखना है मात्र 1 पेज में, तो ये हो गए 4 पेज। फिर कितने बचे, 4 3 7 हो गए, 7 8 9, अंतिम के 2 प्रश्न बचे, 2 प्रश्न को भी 2 पेज में कर देंगे, 2 2 पेज में। तो यहाँ पे हो गए 4 पेज। टोटल पेज कितने हो गए हम लोग 9 प्रश्न करने में, 6 4 10 4 14 पेज। कितने, तो हम लोगों ने शॉर्ट जो आंसर हैं, शॉर्ट हम लोगों ने कर लिए हैं 14 पेज में। कितने पेज में, 14 पेज में शॉर्ट कर लिए हैं। और एक शॉर्ट को कितना टाइम देना है आपको, एक शॉर्ट को आपको 7 मिनट देना है। कितना, 7 मिनट। एक शॉर्ट को 7 मिनट देना है। जब आप एक शॉर्ट को 7 मिनट देंगे, आपको 9 शॉर्ट करना है, तो 7 नेम 63 मिनट लग रहे हैं, लगभग 1 घंटा। मतलब कि शॉर्ट को 1 घंटा में हर हाल में करना ही है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं लॉन्ग। जो लॉन्ग प्रश्न आएंगे, क्योंकि इसमें 4 दिए, मान लो 4 में से कोई एक करना है आपको, मान लो ये करना है, और ये 15 नंबर का प्रश्न होगा, तो हम लोगों को कितने पेज में करना है। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो लॉन्ग आंसर होगा, इसको हम लोग करेंगे लॉन्ग आंसर को 4 पेज में। कितने में, लॉन्ग को करेंगे 4 पेज में। लॉन्ग को करेंगे हम लोग, जब 4 पेज में करेंगे तो यहाँ पे 4 पेज भर गए, और फिर हम लोग एक लॉन्ग करेंगे, तो उसको भी कितना देंगे, 4 पेज। 4 4 कितने हो गए, 8 पेज हो गए आपको, 8 पेज हो गए। उधर हो गए थे 14 पेज, 14 हो गए थे। और 14 8 आप जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 14 8 जोड़ेंगे आप हो जाएंगे 22 पेज। कितने, तो 22 पेज हम लोगों के भर जाएंगे। अब आप पूछें कि लॉन्ग कैसे कितने पेजों में करना है, तो लॉन्ग आंसर को हम लोगों को 4 पेज में करना है। और कितना टाइम देना है, लॉन्ग आंसर को मात्र आपको 25 मिनट में लिखना होगा। कितने, 25 मिनट में। जब आप 25 मिनट में एक लॉन्ग को लिखेंगे, तो दोनों लॉन्ग कितने में हो जाएंगे, 25 × 2, मतलब कि 50 मिनट में दोनों लॉन्ग हो जाएंगे। तो 50 मिनट आपके लॉन्ग हो जाएंगे 50 मिनट में दोनों लॉन्ग। तो टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे। टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे। तो 2 घंटे में हम लोगों ने 63 मिनट में शॉर्ट किया, लगभग 1 घंटा। और ये हम लोगों ने कर लिए हैं 50 मिनट। तो कितना हो गया, 3 3 हो गया, ये 5 10 11, कितना होगा, 113 मिनट हो गए। और हम लोगों को मिल कितना रहा है, 120 मिनट। तो 120 मिनट मिल रहा, हम लोगों ने 113 मिनट में पेपर कर लिया। इसके बाद जो 7 मिनट बच रहे हैं, इसमें आप रीचेक करेंगे, हेडिंग करेंगे और थोड़ा डेकोरेट कर देंगे, जिससे अच्छा प्रभाव पड़ेगा एग्जामिनर के ऊपर। बस हम लोगों को यही करना है। और जो अभी करना है हम लोगों को, मात्र राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, अच्छी सी राइटिंग प्रैक्टिस, और लिखना कैसे है और लिखने की स्पीड। धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को कर लें। अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट करके मुझे बताएं। अगली वीडियो सुबह मिलेगी आपको मॉर्निंग में। धन्यवाद।